नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में, जो कि हमारा क्लास 9th का टॉपिक है। क्लास 9th का चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, मैटर को हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब जानेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम ये जानने वाले हैं कि मैटर क्या है, फिर हम जानेंगे उसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में, फिर उसके बाद हम जानेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैटर क्या होता है। मैटर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप अगर ऑब्जर्व करके देखें अपने चारों तरफ की चीज़ों को, तो आप पाएंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी हैं। और जो चीज़ से मिलकर बनी है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वो किससे मिलकर बना है? वो प्लाईवुड से मिलकर बना है, या लकड़ी हम कह सकते हैं, जिसको वुड कह सकते हैं, है ना। और ये मार्कर है, वो किससे मिलकर बना है? वो प्लास्टिक से मिलकर बना है। ठीक है, और प्लास्टिक से मिलकर बना है। और जैसे जैसे ये क्लास 9th की आपकी ये बुक है, ये जो क्लास 9th की आपकी ये बुक है, ये किससे मिलकर बनी है? ये भी वुड से मिलकर बनी है, क्योंकि पेजेस अल्टीमेटली किससे मिलकर बनते हैं? वुड से ही तो मिलकर बनते हैं, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनको कैसे, अगर हमको स्टडी करना हो इनके बारे में, तो कैसे स्टडी करेंगे? कोई एक पर्टिकुलर नेम है इस चीज़ का। जैसे आप अभी साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में आप क्या पढ़ते हो? साइंस एक सब्जेक्ट है, साइंस में आप क्या पढ़ते हो? जितनी भी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक अप्रोच रखती हैं वो पढ़ते हो, है ना। साइंस का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना है। अब जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आप मोशंस वगैरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह ये सब पढ़ते हो। फिर उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री में जाओ, तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि केमिकल्स वगैरह के बारे में। बायोलॉजी में हम अपनी बॉडी की स्टडी करते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या इसका कोई मतलब एक नाम रख सकते हैं हम इस चीज़ का कि भैया जो चीज़ें मिलकर बनी हैं वो किससे मिलकर बनी है ना। तो इसी को हम नाम देते हैं मैटर। ठीक है, कि देखो ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये सत्य बात है, सही है, बिल्कुल सच है कि दुनिया जो बनी है वो सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है। इस पूरे यूनिवर्स में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला है अपना मैटर, और दूसरा होता है अपना एनर्जी। तो एनर्जी को तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी को तो साइड में रख दो, बाकी वो बचा मैटर। तो मैटर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैटर को हम जानने वाले हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर आप इंडियन फिलोसोफर्स को देखो, इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, ठीक है ना, इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, इंडियन फिलोसोफर, गर्व करो बेटा अपने इंडिया पर, क्योंकि ना जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले इंडिया से ही निकली गई हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपको शायद पता हो, ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी में या जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब साइंस पर जिनकी रिसर्च चलती है, आज भी अपने वेद और पुराण रखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, उनमें रिसर्च कर करके सब कुछ हो रहा है। ऐसा मैंने सुना भी है शायद कि जितनी मतलब जो अभी अर्थ से सन की जो डिस्टेंस नापी गई है, जो मेज़र की गई है, वो हनुमान चालीसा से निकाल कर देखी गई, और उतनी ही सटीक बैठी है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडियन होने पर अपने आप पर गर्व किया करो, है ना। तो देखो इंडियन फिलोसोफर ने ही मैटर को सबसे पहले डिफाइन किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो इंडियन फिलोसोफर ने ये बताया कि जितनी भी इस यूनिवर्स में, जितनी भी इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें बनी हैं वो पंच तत्व से मिलकर बनी हैं। किससे मिलकर बनी है? पंच तत्व, यानी कि 5 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स, या जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व, है ना। अब क्या है ये पंच तत्व, क्या है ये 5 एलिमेंट्स? तो पहला एलिमेंट है एयर, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज स्काई, एंड लास्ट इज अर्थ। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं वायु, क्योंकि हिंदी भी मैं मतलब पंचतत्व बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं हिंदी भी थोड़ी सी बताने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। वायु, जल, अग्नि, ठीक है, और आकाश, आकाश, और अर्थ मीन्स पृथ्वी।
ये आपने कई बार सुन भी रखा होगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें मिलकर बनी है वो किससे मिलकर बनी है, पंच तत्व से। अब वो पंच तत्व 5 एलिमेंट्स क्या हैं, ये जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मीन्स एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ये 5 चीज़ों से मिलकर अपनी अर्थ मतलब यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। तो इंडियंस ने डिफाइन किया, लेकिन ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। देखिए अपने इंडिया में ना सारी चीज़ें डिफाइन तो पहले से ही हैं, लेकिन क्या है, किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपने इंडियन फिलोसोफर्स को समझ सके, ठीक है। हर कोई नहीं समझ सकता इंडियंस को, ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो हमने बहुत पहले ही डिफाइन कर दी हैं, चीज़ें तो हमने बहुत पहले ही डिफाइन कर दी हैं, लेकिन हमको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। तो वो सब चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो आप देखो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स के द्वारा इनको डिफाइन किया गया, मैटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है, थोड़ा सा इस ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था मैटर को समझने के लिए। तो जो न्यू साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया, उन्होंने एक सटीक डेफिनेशन दी, बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने एक बिल्कुल सटीक डेफिनेशन दी, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख दूँ डेफिनेशन। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मैटर के बारे में क्या बताया, देखना यहाँ पर, ठीक है। मैटर के बारे में बताया, मैटर इज ए सब्सटेंस, मैटर इज ए सब्सटेंस। उन्होंने कहा मैटर एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये वो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैटर में उन्होंने बताया कि मैटर इज ए सब्सटेंस, मैटर एक क्या है, सब्सटेंस है, जिसका विच हैज डेफिनेट मास, जिसका एक मास होता है, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है ना, ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी, न्यू जो साइंटिस्ट थे, जो अपन को याद रखनी है डेफिनेशन, वो ये थी, जो हमको याद रखनी है डेफिनेशन वो ये थी कि मैटर इज ए सब्सटेंस, मैटर एक सब्सटेंस है, विच हैज अ डेफिनेट मास, जिसका एक मास होता है, और विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एक जगह को घेरता है, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में लिखें तो हम कह सकते हैं जिसका एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम उसी का होता है जो कि क्या होता है, जो एक कुछ जगह घेरता है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी का वॉल्यूम होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ इस यूनिवर्स में, तो मेरा एक वॉल्यूम है या नहीं है ना, मेरा एक वॉल्यूम है। जैसे ये रूम का एक वॉल्यूम होगा, जिस रूम में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका एक वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, जिसमें हम लोग भी क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हो, आपके यहाँ जिस रूम में आप वीडियो देख रहे हो वो भी क्या है, एक वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम इसीलिए क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आ रही है अपने लिए, शायद से बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको पता है वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरा काम है बताना, तो अगर जिनको पता है तो वो आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, तालियां बजा लो अपने लिए, ठीक है। अब मैं मास के बारे में आपको थोड़ा सा मतलब बताता हूं कि मास क्या है। देखिए मास क्या है, जैसे आप किसी किराने वाले की दुकान पर जाते हो, और किराने वाले की दुकान पर आप चीनी लेने गए, तो आप क्या कहते हो कि भाई 1 किलो चीनी दे दो। क्या चावल लेने गए तो आप क्या कहते हो कि 1 किलो चावल दे दो, ठीक है। लेकिन हम उससे क्या बोलते हैं, अगर किलो, ये जो किलो है इसको हम क्या बोलते हैं, वजन बोलते हैं ना, वजन बोलते हैं। वजन मीन्स वेट। लेकिन जो आप किलो बोलते हो, किलो मीन्स केजी, किलोग्राम, तो जो आप किलो बोलते हो वो तो यूनिट होती है किसकी, मास की। तो फिर वेट और मास में क्या अंतर है, क्या इसमें डिफरेंस है, ये आपको समझना है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। तो वेट और मास में क्या अंतर है, देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, वेट जो होता है, वेट कभी भी वेट चेंज होता रहता है किसके साथ, प्लेस के साथ।
मतलब जगह बदलेगी तो वेट भी, ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मास जो होता है, मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है। अगर मेरा मास, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा मास यहाँ पर अगर 60 kg है, वैसे होगा तो नहीं 60 kg, थोड़ा सा अंतर है, तो 60 kg है, थोड़ा सा कमी है, तो 60 kg अगर मेरा मास है तो मेरा 60 kg मास यहाँ पर भी, अर्थ पर भी 60 kg है। अगर मैं मून पर भी चला जाऊंगा तो वहाँ पर भी 60 kg होगा। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में भी चला जाऊंगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, 60 kg होगा, ठीक है ना। लेकिन वेट हमारा चेंज हो जाता है प्लेस के साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम अगर मूवीज़ में आपने देखा होगा तो स्पेस में जो भी जाता है वो क्या है, उसको अपनी पीठ पर वजन लाद कर ले जाना पड़ता है, नहीं तो वो लैंड नहीं कर सकता स्पेस में। अगर कहीं आपने अगर साइंटिफिक मूवी देखी हो ऐसा, मतलब कहीं कोई मिशन वगैरह, अगर मिशन मंगल में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन अगर वो आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें कोई व्यक्ति कहीं पर लैंड कर रहा है, किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे प्लेनेट पर, तो आपने देखा होगा कि वो क्या है, अपने पीठ पर या अपने पीछे बहुत सारा सामान, या हम कह सकते हैं सिलेंडर वगैरह। अब आप तो बोलोगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन उसमें उस बैग में कुछ और भी होता है सामान, जिससे कि क्या है, वो अच्छे से लैंड कर सके, क्योंकि वेट उसका जो है कम हो जाता है। मास तो उतना ही है लेकिन वेट कम हो गया, जिसकी वजह से वो क्या ऊपर उठ गया। अब वेट और मास होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, इनको मैं थोड़ा सा मिटाल दूं। मैटर की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आप मतलब लिख लेना इसको, ठीक है, लिख लियो। तो अब मैं यहाँ पर साफ करने जा रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो ये पंचतत्व वगैरह, पंचतत्व तो मैं मिटा ही देता हूँ, खैर, हालांकि ये अपने बहुत काम के ठीक है। इंडियन फिलोसोफर की रिस्पेक्ट करना भाई, ऐसा नहीं है कि इनको भूल जाओ, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर वेट और मास को हम समझ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मास जो होता है, मास जो होता है वो, अच्छा यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, वेट और मास में डिफरेंस लिख देता हूँ। देखिए मास जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, पहली बात तो। और ये क्या है, ये चेंज होता रहता है, चेंज विथ प्लेस, प्लेस के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब हम ये देखते हैं कि दूसरा कि ये चेंज होता क्यों है। तो देखिए मास की, जैसे मैंने अगर अब यूनिट बताई आपको, ऐसा यूनिट होती है मास की, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है अपनी मास की केजी। लेकिन वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है आपको पता है, आप बोलोगे ये इसकी भी केजी होती है, लेकिन केजी नहीं होती। अगर केजी होती तो फिर वेट भी चेंज नहीं होता। तो वेट की यूनिट होती क्या है, तो अपन वेट की यूनिट निकालते हैं। देखिए वेट इक्वल होता है mg, mg मीन्स मास, m मतलब मास, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास। ये वेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो या आप आगे पढ़ोगे मोशन वाले चैप्टर में, फिजिक्स में, इसी में, तो आपने पढ़ा होगा या पहले मैथ वगैरह में कहीं आ गया होगा, क्योंकि मैथ में भी कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें ये स्पीड का फॉर्मूला बहुत लगता है, ठीक है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ऐसे ही इसका फॉर्मूला होता है वेट का, वेट इक्वल मास इनटू जी, क्या है यहाँ पर, एस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स, अब मैं थोड़ा सा आपको ये जी का मतलब समझाता हूँ और आपको थोड़ी सी फील भी दिलाऊंगा। जी मीन्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मैंने अभी ये मार्कर ऊपर में फेंक रहा हूँ, देखो इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा, तो इस मार्कर को जब मैंने ऊपर फेंका तो आपने एक चीज नोटिस की, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैंने इसको फेंका तो इसकी स्पीड मैक्सिमम थी, लेकिन ये नीचे किस वजह से आया, ये नीचे इस वजह से आया क्योंकि एक तो क्या है, इसको ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, अपनी जो अर्थ है वो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अर्थ, जिसकी वजह से क्या है, इसकी स्पीड एक पॉइंट पर जाकर 0 हो जा रही है, मिनिमम हो जा रही है, और फिर उसी पॉइंट से ये वापस लौटता है, ये मारकर उस पॉइंट से लौटता है और वापस फिर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है नीचे आते टाइम। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक बॉल है, अगर मैं इस बॉल को
अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, इस हाइट तक मैंने फेंका, तो ये बॉल की स्पीड अगर मैंने 5 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, ठीक है, ये ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और यहाँ आते ही स्पीड, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सपोज करो ये यहाँ से लौट गई, यहाँ से वापस नीचे लौट रही है, तो ये लौट रही क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि ना ये जो है, ये इसकी स्पीड इस पॉइंट पर आकर जीरो हो गई। स्पीड क्या हो गई, इसको एस लिखता हूं अभी मैं, 0 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड, इस वजह से ये वापस लौटेगी अब यहाँ से। अब जैसे ही ये लौटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर से इसकी स्पीड जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये आकर गिरेगी यहाँ पर, तो इसकी स्पीड वापस से 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, वापस से ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जब ये अर्थ पर एक फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेगी ना, तब इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। और आप ये बेसिक सा रूल है, आपने भी देखा होगा कि अगर हम कोई चीज़ ऊपर से फेंकते हैं तो वो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, मतलब बढ़ती रहती है, स्पीड बहुत तेज़ आती है वो चीज़। ठीक है, तो काफ़ी ये ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, तो अब फटाफट इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, मास वाले को। अब यार देखो, अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा डिटेल में तो जाना पड़ेगा, है ना, तो बोर आई होप नहीं हुए होगे आप, लेकिन लगता है मुझे शायद बोर हो गए। तो देखो, वेट इक्वल क्या होता है, mg। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पर g। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इस वजह से आप देखोगे कि स्पेस में g की वैल्यू क्या है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उड़ने लगते हैं, तैरने लगते हैं स्पेस में। ठीक है, हमारा मास तो उतना ही रहता है, लेकिन हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उड़ने लगते हैं। अब ये जी की वैल्यू, छोटा सा टॉपिक और बचा है, जी की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती कहाँ है, सपोज करो ये अर्थ है, तो ये अर्थ के सेंटर की ओर लगती है यहाँ पर। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरी जो जी की वैल्यू लगेगी, ये अर्थ मुझे कहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, इस तरफ, सेंटर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये अर्थ मुझे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नीचे लगेगी, नीचे नहीं लगती, सेंटर की तरफ लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये अपनी ये मतलब अपने समझ लिया मास और ये सब। ठीक है, अब वॉल्यूम को समझते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमने मैटर की डेफिनेशन को समझ लिया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैटर क्या है, मैटर इज ए सब्सटेंस विच हैज डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मास आप समझ गए होंगे, मास क्या होता है, फिक्स रहता है, वेट क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई जो चीज़ भी मतलब एक स्पेस घेरती है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ोगे अच्छे से, अगर आपने किसी ने भी साइंस लिया तो। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट जो है एक एसआई, ये एक सिस्टम है यूनिट्स का, जिसमें एसआई का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट। ये मतलब ये क्या होता था, एसआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी थोड़ा सा आप जान लो। कि जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह की हर एक यूनिट है, जैसे अपन इंडिया में देखें तो अगर हम वो नापने जाते हैं ना, गांव में आपने देखा होगा खेत नापते हैं, जो फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो खेत नापते हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है वो ज़्यादातर लोकल यूनिट क्या है, बीघा में नापते हैं, है ना, शायद। अब मुझे ये तो नहीं पता बीघा कितना होता है, पर बीघा में नापते हैं, तो बीघा में नापते हैं। ठीक है, अब लेकिन अब क्या अमेरिका में भी बीघा में नापते होंगे, नहीं ना, चाइना में भी बीघा में नापते होंगे, नहीं ना, उनकी कुछ अलग यूनिट होगी। तो सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, सभी के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी, जो कि सभी जगह चलती है। ठीक है, सभी जगह चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। ऐसे ही मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट है केजी, है ना। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, ये सभी जगह चलती है, इस वजह से इसको ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है।
ठीक है, एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट कहा जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा था। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है अपनी, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है अपनी मीटर क्यूब, ठीक है। अब मीटर क्यूब क्यों होती है, जैसे सपोज करो हम इसका एरिया निकालें, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम क्या है, ये जो है, अगर हम एक क्यूब ले लें, क्यूब, चलो एक क्यूब ले लें, ये एक क्यूब है, ठीक है ना भाई, ये एक क्यूब है, ये क्यूब है। तो आपने मैथ्स में निकालते होगे वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, तो क्यूब है, अगर सपोज करो इसकी इसकी ये वाली जो वॉल है वो 3 मीटर है, इसकी हाइट हम ले लें 4 मीटर, 4 मीटर कैसे, क्यूब है ना तो 3 मीटर ही होगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो गई हाइट, लेंथ, ब्रीथ कितनी हो जाएगी, ये भी 3 मीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि क्यूब है अपना। तो क्यूब जो है ये 3 मीटर है। अब देखो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L इंटू बी इंटू एच, है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो देखो भाई, ये मैं 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा है नहीं है कुछ इसमें, 11th के नाम से आप डर मत जाना, ठीक है। पहली बात तो देखो, लेंथ की यूनिट भी हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, ब्रीथ की यूनिट भी हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, हाइट की यूनिट भी हम, हाइट को भी हम मीटर में नापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा भाई, मीटर क्यूब हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ गई, मीटर क्यूब। इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ मीटर क्या होती है ये। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, अगर आप कोई लिक्विड चीज़ लेने जाते हो, अगर आप दूध लेने जाते हो, तो क्या आप ये बोलते हो वॉल्यूम वाले से, सॉरी दूध वाले से, आप ये बोलते हो कि भाई 1 किलो नहीं 3 मीटर स्क्वायर दूध दे दो, क्या ऐसा बोलते हो, या 1 मीटर स्क्वायर दूध दे दो, है ना। या तो बहुत से तो ये बोलते होंगे कि 1 किलो दूध दे दो है ना, जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर बोल देते हैं, कोई बात नहीं। और ज़्यादातर क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 लीटर या 2 लीटर दूध दे दो। तो जो लीटर है, अब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो तो मीटर क्यूब है, तो फिर ये लीटर कैसे आ गया, क्या ये लीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्या ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी क्या है, ऐसा यूनिट है। लेकिन लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, इसको लीटर में नापते हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए हम इसको क्या करते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा यूनिट तो मैंने आपको बता दी, मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब है ये। इसके बाद 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 1000 ml भी होते हैं, मिलीलीटर। अगर हम इसको मीटर में देखें तो डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और इसको हम इसमें देखें तो 1 लीटर में क्या होता है, 100 ml भी होते हैं, ठीक है। और 1 ml बराबर होता है हमारा, 1 ml बराबर जो होता है वो क्या होता है, 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये सब ऐसा यूनिट है वॉल्यूम की, क्या, मीटर क्यूब। और 1 लीटर में क्या होता है, 1 डेसीमीटर, लेकिन हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, 1 लीटर में क्या होता है, 100 ml। तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो आप इसको तो याद रख ही लेना। वैसे तो आपको सभी याद करने हैं, लेकिन इसको याद रख लेना। तो ये क्या है हमारा, अब हमने मास के बारे में पढ़ लिया, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने मास के बारे में जाना, फिर हमने क्या जाना, हमने जाना क्या, वॉल्यूम के बारे में, उसकी यूनिट्स जानी, मास की भी यूनिट जान ली। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, किसकी, मैटर की। तो मैटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है। अच्छा, एक वर्ड और यहाँ पर आया है, इस डेफिनेशन में एक वर्ड और आया है, वो मैं आपको बता दूं, है ना, जिससे कि क्या है, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। देखो
मैटर की डेफिनेशन में कितने अच्छे से समझा रहा हूँ कि मैं हर एक वर्ड को देख रहा हूँ कि वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए जिससे कि आपको जो है डाउट ना रहे कोई भी। तो यहाँ पर सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस का मतलब होता है, सब्सटेंस का मतलब होता है पार्टिकल्स। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स। देखिए भाई, कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये जो है, अगर आप सपोज करो ऐसा, हाँ रोटी बनाते हो ना आप, आपकी मम्मी रोटी बनाती है, आप तो नहीं बनाते होगे शायद, है ना, आप तो खाते हो, बस खाने का काम करते हो। तो आपकी जो मम्मियाँ हैं वो रोटी बनाती हैं, जो आपकी मम्मी घर पर रोटी बनाती हैं, तो जो आटा होता है, आटा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो होते हैं। तो फिर पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है? एक रोटी बनती है ना। आटे को गूंद कर पार्टिकल्स होते हैं आटे के छोटे छोटे। अब पार्टिकल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। पार्टिकल का मतलब होता है, पार्टिकल का मतलब होता है एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल। अब एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम हमारे एटम के बारे में पूरा दिया है इन डिटेल, ठीक है, तो मैं बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। एटम वो चीज़ होती है, किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा पार्ट जिसको और ज़्यादा टुकड़ों में ना बांटा जा सके। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एक आटा, अभी मैंने आटे का एग्जांपल लिया, तो आटा का जो अगर मैं एक पार्टिकल निकाल कर आपको दे दूं, क्या एक पार्टिकल, तो क्या वो एक पार्टिकल के आप और मैं आपको एक हथौड़ा दे दूं और उससे आपसे कहूं कि भाई एक इस पार्टिकल के 1,00,000 टुकड़े करो, 1,00,000 टुकड़े करो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो एटम तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा छोटा होता है। आप उसको नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते, आप अपनी ये नॉर्मल आइज से आप उसको नहीं देख सकते। सोचो एटम कितना मतलब खतरनाक चीज़ है। खतरनाक तो नहीं है, पर लेकिन उसको देखना कितना खतरनाक है ये कह सकते हैं हम, ठीक है। उसको पढ़ना खतरनाक नहीं है। आप ये बोलोगे, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप एकदम तरीके से समझ जाओगे, एटम इतना अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एटम या फिर मॉलिक्यूल। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट के बारे में जानते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक जानकर इस लेक्चर को एंड करते हैं जल्दी से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा लेक्चर भी थोड़ा सा यार लंबा हो गया है, वैसे इतना होना नहीं चाहिए था, पर लेकिन समझाते समझाते क्या है फ्लो में हो गया, कोई बात नहीं। चलो आगे से ध्यान रखेंगे अपन कि ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो। तो देखो फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं। फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो फिजिकल स्टेट क्या है मैटर की। तो देखो फिजिकल स्टेट ये है कि मैटर जो होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे फिजिकल स्टेट के, अगर फिजिकल स्टेट नहीं कह सकते हम इसको, फिजिकल नेचर कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि स्टेट तो मैटर की बहुत होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है। फिजिकल नेचर कह सकते हैं हम इसको, कि फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। तो मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिजिकल नेचर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो आटे का जो एक पार्टिकल अगर आपको उठाना है और उसके अभी 10,000 टुकड़े कर दो, आप 10,00,000 टुकड़े कर दो, 10,000 नहीं 10,00,000, मतलब उसका 10वां भाग भी शायद एटम होगा, है ना। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दीज पार्टिकल्स are so small that we can't see them with our naked eyes या नॉर्मल आइज, ठीक है। तो हम हम अपनी इन आँखों से इनको नहीं देख सकते, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की, तब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब हम इसको, ये आपने समझ लिया।
अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के बारे में। ये वैसे नोट कर लिया था ना आपने, है ना? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हुआ करे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और जिसको अगर नोट करना है तो नोट कर लिया करो। वैसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप जब भी पढ़ा करो तो एक कॉपी और पेन लेकर पढ़ा करो, जिससे क्या है आप अच्छे से, क्योंकि अपने हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। जब आप रिवीजन करोगे इन नोट्स से तब आपको जो है आसानी होगी रिवाइज करने में, ठीक है? अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि यार ये मैटर जो होते हैं ना वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? मैटर जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर, ठीक है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि मैटर जो होते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल होते हैं जो मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे पानी है, ठीक है? वाटर है हमारा, वाटर आपको आप कोई कंटेनर में भरना, कोई बर्तन में भरना, और उसको ना एक चाकू लेकर काट के देखना, क्या वो कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन अब आप बोलोगे कोई चीज़ है, जैसे प्लास्टिक है कोई, ये है, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब ये इसीलिए कट जाएगा ना भाई कि ये है ना, देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये सही बात है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या होता है, इनमें एक फोर्स लगती है, ठीक है? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगती है। अ फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब पार्टिकल्स है, ठीक है? कि इनके बीच में जो है ना, पार्टिकल के बीच में फोर्स लगती है। अब ये फोर्स जो होती है वो मैटर टू सब्सटेंस वेरी करती है, ठीक है ना? सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है। तभी तो आप देखोगे कि ये एकदम सॉलिड है। सॉलिड चीज़ को आप काट सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन लिक्विड चीज़ को आप नहीं तोड़ सकते, है ना? तो ये क्या है ना, स्टेट टू स्टेट और मैटर टू मैटर वेरी भी करती है फोर्स, ठीक है? तो इस वजह से आप इसको काट सकते हो, इसको नहीं काट सकते। अपन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये समझ गए कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स लगती है। तभी आप देखो ये, इसको आप अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करो तो ये नहीं टूटेगा। ये मतलब अट्रैक्ट है ना एक दूसरे की तरफ पार्टिकल्स, इस वजह से इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। ये इतने ज़्यादा इनके बीच में फोर्स है, ठीक है ना? और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कम फोर्स होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कम फोर्स होता है, लेकिन वो कटता इस वजह से नहीं, क्योंकि क्या है ना, उनके बीच में फिर से जब हम उसको काटते हैं तो फिर से उसके बीच में फोर्स लग जाता है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट्स में है, ठीक है? वो रीगेन कर लेता है। जैसे रबर बैंड होती है, रबर बैंड जो होती है उसको हम खींचें तो क्या है, वो अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करती है ना? क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट तक होती है। अगर हम उस लिमिट को उस लिमिट को अगर हम तोड़ दें तो रबर बैंड टूट जाती है। तो इसी तरीके से तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूव्ड। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्ड होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे possess काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ना, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है।
इस वजह से ये मूव करते हैं। अब इसका क्या है, इसको प्रूफ करना है ना हमको। कैसे प्रूफ करेंगे भाई कि कैसे मतलब काइनेटिक एनर्जी इनमें पॉजिटिव होती है, किस तरीके से ये मूव करते हैं। तो देखो, अगर आपने देखा हो कि हम किसी चीज़ को बॉयल करें, अगर हम पानी को बॉयल करें तो उसमें उबाल आने लगता है ना, उबलना स्टार्ट हो जाता है वो पानी। क्यों उबलना स्टार्ट हो जाता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं, है ना। अगर पानी के जो पार्टिकल है वो मूव ना करे तो पानी तो एक जैसा ही रहे, चाहे जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पार्टिकल्स भी क्या है, पार्टिकल्स भी बहुत तेज मूव करने लगते हैं। उनकी जो स्पीड है बीच की वो बहुत तेज हो जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी या स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि जो भी चीज़ मूव करती है वो इसी वजह से करती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, समझ गए? इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। और कुछ नहीं यार, बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।